गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज इस वीडियो में इनडायरेक्ट मेथड द्वारा रोकड़ प्रभाव विवरण किस प्रकार बनाया जाता है को समझेंगे। प्यारे बच्चों, लेखांकन मानक 3 के अनुसार व्यावसायिक लेन देन को 3 क्रियाओं में विभाजित किया गया है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इन तीनों एक्टिविटीज के कारण रोकड़ में जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन संबंधी क्रियाएं क्या होती हैं उसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, संचालन संबंधी क्रियाओं में व्यवसाय के उन लेन देनों को शामिल किया जाता है जो आगम प्रकृति के होते हैं, जो आगम उत्पन्न करते हैं। ऐसे लेन देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। माल का क्रय, माल का विक्रय तथा इनसे संबंधित खर्चे, संचालन से संबंधित खर्चे आय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल की जाती है। प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए सबसे पहले आपको करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दे रखा तो सबसे पहले आपको करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा। ये आप कैसे निकालेंगे? आपको 2 वर्षों की बैलेंस शीट दे रखी होगी और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होगा। तो जो करंट ईयर का जो बैलेंस है उसमें लास्ट ईयर का बैलेंस आप घटा देंगे, और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दे रखा तो रिजर्व दे रखा होगा। तो करंट ईयर के बैलेंस में लास्ट ईयर का बैलेंस आप घटा देंगे और उसमें इंटरव्यू डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड और लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड और कोई भी राशि किसी संचय में हस्तांतरित हुई है, जनरल रिजर्व में या अदर रिजर्व में ट्रांसफर हुई है, उसको जोड़ देंगे और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ देंगे तो ये करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधा लिख देंगे, नहीं तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जोड़ेंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? प्यारे बच्चों, ये ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस तो होते हैं लेकिन कैश में नहीं होते। ये कौन कौन से होते हैं? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल रिटन ऑफ, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रिटन ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर रिटन ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर रिटन ऑफ, डिफर्ड एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ। जो स्थायी संपत्तियां हैं उनका ह्रास, उनको अपलिखित करना क्या कहलाता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस कहलाता है। तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम नेट प्रॉफिट में जोड़ेंगे। इसके अलावा कोई अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है, उसको भी जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अगर स्थायी संपत्तियों को बेचने से या जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उनको बेचने से अगर हानि हुई है तो उस हानि को भी जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो संचालन से संबंधित इनकम नहीं है और ऐसे लाभ जो संचालन से संबंधित लाभ नहीं है, उनको घटा देंगे। स्थायी संपत्ति बेचने से या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचने से अगर लाभ हुआ है तो उसको घटा दिया जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्ट आपको प्राप्त हुआ है, डिविडेंड प्राप्त हुआ है, उसको भी घटा देंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इस प्रकार ये आपका संचालन से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर आ जाएगा।
अब इसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में आप जो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस हैं उसको एडजस्ट करेंगे। डिक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जोड़ेंगे। जो चालू संपत्तियां हैं उनमें अगर कमी हुई है और चालू दायित्वों में वृद्धि हुई है तो उनको जोड़ा जाएगा, क्योंकि उनसे कैश की प्राप्ति होती है, कैश का इनफ्लो होता है। और इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को घटाया जाएगा, क्योंकि ये कैश का आउटफ्लो होता है। इसके बाद जो टैक्स का भुगतान किया गया है उसको घटा देंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे बाढ़ से हानि है और वर्षा के कारण हानि है, जो आकस्मिक घटनाओं के कारण हानि होती है, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में शामिल किया जाएगा, उनको भी घटा देंगे। तो इस प्रकार ये आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। प्यारे बच्चों, नंबर 2 लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत उन लेन देनों को शामिल किया जाता है जो स्थायी संपत्तियों और दीर्घकालीन विनियोगों के क्रय विक्रय से संबंधित होती हैं। तो इस एक्टिविटीज के अंतर्गत इनफ्लो में सेल ऑफ फिक्स असेट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड को लिखेंगे, और आउटफ्लो के अंतर्गत परचेज ऑफ फिक्स असेट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे। स्थायी संपत्तियों और दीर्घकालीन विनियोगों के विक्रय तथा ब्याज और लाभांश से प्राप्त राशि को इनफ्लो में लिखा जाएगा, और उसमें से स्थायी संपत्तियों का क्रय और दीर्घकालीन विनियोग का क्रय घटा देंगे। तो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। इसके बाद तीसरी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत उन लेन देनों को शामिल किया जाता है जो पूंजी की प्राप्ति, ऋण की प्राप्ति व भुगतान से संबंधित होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो इनफ्लो के आइटम होंगे वो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, लोन टेकन, और जो आउटफ्लो के आइटम होंगे वो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स और लोन पेड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। तो ये आउटफ्लो के आइटम है, इनको एडजस्ट कर देंगे तो ये आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। अब ये तीनों एक्टिविटीज से जो कैश में चेंजेस हुए हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, तो ये नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसके बाद जो बैलेंस दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का उसको ऐड कर देंगे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा।